Assalamu alaikum students. Today we are going to look at Prezi writing. What is Prezi and rules to make the Prezi of a text or a speech or anything. So let's start. A Prezi is a brief summary of a paragraph, article, speech or other text. So in simple words, what is Prezi? ये बेसिकली क्या है, एक मुख्तसर समरी है, तलखीस है, खुलासा है किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी आर्टिकल का। वो आर्टिकल ऐसे भी हो सकता है और वो एक लॉन्गर पैसेज भी हो सकता है या कोई ओरल स्पीच भी हो सकती है या कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि किसी भी फील्ड से हो सकता है। ठीक है। और प्रेसी बेसिकली इज़ अ फ्रेंच वर्ड जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का ये वर्ड है। और आप देख सकते हैं ई के ऊपर एक साइंस है, बेसिकली इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड। तो ये वर्ड निकला है प्रीसाइज से। प्रीसाइज का मतलब होता है टू मेक, टू कट शॉर्ट समथिंग, टू द पॉइंट एंड टू बी ब्रीफ। तो प्रीसाइज हमने करना होता है किसी भी पैराग्राफ को, आर्टिकल को, स्पीच को या किसी भी टेक्स्ट को। और इसका प्लूरल भी प्रेसी ही होता है। द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेसी आर कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, यूनिटी एंड कोहेरेंस। तो जो बुनियादी इसके फीचर्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इफ़ेक्टिव प्रेसी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, वो सबसे पहले उसमें कंसाइजनेस आता है। कंसाइजनेस का मतलब बिल्कुल ब्रीफ होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। और क्लैरिटी का मतलब बिल्कुल वो आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो आपने उसको समराइज़ किया है, उसको मुख्तसर किया, आपने तलखीस की है। और वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आप उसमें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। और जब आप उसको प्रिसाइज कर लें, प्रेसी बना लें, उसकी समरी बना लें, तो आप उसे किसी छोटे बच्चे को दें, वो 6th में है, 7th में है, और उसे कहे कि इसको समझने की कोशिश करें। इफ़ ही और शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द समरी विच यू बेसिकली prepared of the original passage, तो देन यू कैन अप्रूव योर सेल्फ डैट यू हैव डन अ गुड जॉब। आपने बिल्कुल ठीक से उसकी समरी बनाई है, उसकी प्रेसी की है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे को समझ आ सकती है तो वो फिर किसी को भी समझ आ सकती है। और कंप्लीटनेस, वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी जो प्रेसी है, आपकी जो समरी है, वो ओरिजिनल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। उसका एक छोटा सा सैंपल होना चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए। इट मीन्स इट शुड हैव अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एंड। उसमें सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट में थे, आपने उनको पूरे के पूरे लिखना है। आपने उसको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट स्किप नहीं करना। और यूनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने जो समरी बनाई है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो यूनाइटेड होने चाहिए। दे शुड बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है। एंड कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब है कि लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेक्स्ट। यानी कि जो पैराग्राफ आपने बनाया समरी की शक्ल में, तो उसमें जो भी बातें, आर्गुमेंट्स, आइडियाज़ आपने पेश किए वो बेसिकली वेल कनेक्टेड होने चाहिए एट द लेवल ऑफ लॉजिक एंड एज वेल एज एट द लेवल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। यानी सेंटेंसेस में कनेक्टर्स यूज़ होने चाहिए। कनेक्टर्स मीन्स जैसे एंड का वर्ड है, बिकॉज का वर्ड है, हाउएवर का वर्ड है, सिंस का वर्ड है, एज लॉन्ग एज, इस तरह से उन्हें हमें यूज़ करना है ताकि उसमें एक पूरा एक ऑर्गेनिक हमें टच मिले उस समरी में। वो अननेचुरल नहीं लगनी चाहिए, वो नेचुरल नज़र आनी चाहिए। अ वेल रिटन प्रेसी शुड बी अ वर्केबल सब्सिट्यूट फॉर द ओरिजिनल वर्क। और जो एक अच्छी जो प्रेसी होती है वो एक काबिल इस्तेमाल मुतबादिल होती है ओरिजिनल वर्क का, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है। जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो टेक्स्ट है ओरिजिनल वो 300 वर्ड्स की है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको प्रिसाइज करना है, हमने उसको मुख्तसर करना है, समराइज़ करना है। और प्रेसी का ये रूल है कि आपको 1/3 तक आपको उसे शॉर्ट करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। और वो जो
100 वर्ड्स के आपने समरी बनाई है, वो बेसिकली उस ओरिजिनल जो टेक्स्ट है या पैसेज है उसके एसेंस को, उसकी जो रूह है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसमें वो नज़र आना चाहिए कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट का निचोड़ है, उसका एक करक्स है। ठीक है, तो यही तो असल काम है प्रेसी में कि आप एक तरह से आप दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बात को मुख्तसर लेकिन जामे मतलब अंदाज में आप उसे बयान करते हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो फिर प्रेसी राइटिंग की बहुत ज़्यादा एक वैल्यू है और इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी है। आप देख सकते हैं जो CSP ऑफिसर्स होते हैं तो वो 17 ग्रेड से उनकी जॉब शुरू होती है, तो वो उनके जो सीनियर्स हैं वो उन्हें अक्सर कहते हैं कि अच्छा जी इस केस की आप मुझे समरी दें, क्योंकि ऑफिसर्स के पास टाइम नहीं होता। तो जो CSP ऑफिसर्स होते हैं 17 ग्रेड वाले, वो पूरी फाइल को पढ़ के, पूरी क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट को पढ़ के, केस को पढ़ के उसको समराइज़ कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, ताकि उनके ऑफिसर्स के पास तो पहले टाइम नहीं है, तो वो जल्दी से समरी पढ़ के, उसकी प्रेसी पढ़ के उन्हें आइडिया हो जाए कि ये जो केस है, ये जो कंप्लेंट है या कुछ भी है, डॉक्यूमेंट है, इसका निचोड़ क्या है, इसके अंदर लिखा क्या है। यानी कम वक्त में आप ज़्यादा जो मीनिंग है, ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कम्प्रीहेंशन है, वो मतलब रिसीव कर सकें, रिट्रीव कर सकें। The goal of a Prezi is to preserve the core essence of the work in a manner that is both clear and concise. तो प्रेसी का मकसद, गोल यही होता है कि आप जो ओरिजिनल काम है उसकी कोर एसेंस, कोर है मतलब उसकी जो सेंट्रल, कोर का मतलब सेंट्रल, जो मरकज़ी, जो उसकी रूह है, जो उसका मैसेज है, जो पैगाम है, वो इस अंदाज में पेश करें कि वो क्लियर भी हो और कंसाइज भी हो। क्लियर का मतलब बिल्कुल मतलब सिंपल वर्ड्स में, आपने मुश्किल वर्ड्स तो यूज़ करने ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल, जितना पॉसिबल है सिंपल। और कंसाइज मतलब टू द पॉइंट, शॉर्ट, उसको ब्रीफ करना है हमने। While writing a précis, the writer should consider the following rules to make it an effective piece of work. तो आपने फॉलोइंग रूल्स को फॉलो करना है जब भी आपने प्रेसी बनानी है, प्रेसी लिखनी है। तो आपको अभी तक का तो पता चल गया कि प्रेसी क्या होती है, ठीक है। अब उसको प्रिपेयर करना, उसको बनाना, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। और प्रेसी राइटिंग एक आर्ट है। टू मेक अ प्रेसी ऑफ सम टेक्स्ट इज़ नॉट एन ईजी वर्क, इट नीड्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो ये एक तरह से कंपोजिशन में आता है, ग्रामर में आता है, तो आपको इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब डेली बेस पे या वीकली बेस पे आपको इन टच रहना पड़ेगा। आपको उसको किसी भी टेक्स्ट को पढ़ के उसको शॉर्ट करना होगा, तब जाकर आप में ये क्वालिटी पैदा होगी कि आप इफ़ेक्टिव प्रेसी बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं। सबसे पहले वो कहते हैं रीड केयरफुली। जो ओरिजिनल पैसेज मिला आपको, फर्स्ट रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस केयरफुली टू समराइज इट। कहते हैं सबसे पहले आप क्या करें, आप जो ओरिजिनल पैसेज है ना उसको 2 या 3 बार बड़े बड़े ध्यान से, अटेंटिवली आप उसे पढ़ें जिसको आपने समराइज़ करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने 2 या 3 बार लाजमी नहीं कि पढ़ना है, आप इससे ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, वो यही बताते हैं कि आपने पहली रीडिंग तो बड़ी स्पीड से कर देनी, फिर दूसरी जो रीडिंग है ना उसमें आपने ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, ज़रा गौर से पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको दूसरी रीडिंग पे आइडिया हो जाएगा कि इस पैसेज में राइटर क्या कहना चाहता है, इस पैसेज का टॉपिक क्या है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बार पढ़ने के बाद फिर आपने उसे तीसरी बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो वो जो मेन आइडियाज़ हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि वाकई ही इस पैसेज का जो मैसेज है वो इस टॉपिक के गिर्द घूमता है। तो तीसरी बार पढ़ने से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द पैसेज ऑल अबाउट। तो ये आपने काम करना है। और यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जो प्रेसी का क्वेश्चन है, चाहे आप बीए में कर रहे हैं, क्योंकि बीए में भी आता है और बीएससी में भी आता है,
तो आपने इसे शुरू में नहीं करना, ये प्रेसी का क्वेश्चन आपने एंड पे करना है, क्योंकि अगर आप शुरू में करेंगे तो बिलीव कीजिए कि आप जब इसको पैसेज को पढ़ने लगेंगे, पैराग्राफ को पढ़ने लगेंगे जिसकी प्रेसी करनी है, तो मुमकिन है कि आप प्रेशर में हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा भी सारा पेपर पड़ा है और इसको करने के बाद मुझे अपने टाइम को मैनेज करना है। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को, प्रेसी वाले क्वेश्चन को सबसे एंड पे करना है, और उससे पहले जितनी भी बाकी चीज़ें, वो ट्रांसलेशन है, इडियम्स हैं, करेक्शन है, और रिपोर्ट राइटिंग है या ऐसे राइटिंग है, तो वो आपने पहले करना है, वो वाला जितना भी सेक्शन है, और इसको सबसे एंड पे करना है। दिस अभी मैं बताऊंगा और कि इसको एंड पे कैसे करना है और क्यों करना है अभी, ठीक है। दिस विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज, और जब आप 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पैसेज का जो मेन थीम है, जो मरकज़ी ख्याल है, जो सबसे अहम बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज द राइटर वांटेड टू कन्वे इन द पैसेज, वो आपको पता चल जाएगा। और यही तो हमने काम करना है कि हमने मेन थीम को अपने ओन वर्ड्स में हमने उसको समराइज़ करना है। और क्या करना है, आपने सबसे पहले उसको अच्छी तरह पढ़ा, समझा, ठीक है। फिर अंडरलाइनिंग करनी है, आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए। अंडरलाइन एंड मार्क द इंपॉर्टेंट आइडियाज़ एंड एसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए। ओरिजिनल टेक्स्ट में जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कोई टर्म है, ठीक है, तो उसने आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि आपको उसको रफ वर्क में जाके आपने उसे, वो पॉइंट्स को आपने लिखना है आउटलाइंस की फॉर्म में, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भी आउटलाइन। विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइंड आइडियाज़ ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ योर प्रेसी, जिस तरह ऐसे राइटिंग में हम आउटलाइन बनाते हैं किसी भी ऐसे के स्ट्रक्चर की, तो जो कि बेसिकली आपके पूरे ऐसे को रिप्रेजेंट करता है कि इस ऐसे में क्या होगा। इसी तरह जब आपने प्रेसी बनानी है, उसको करने करने की कोशिश करनी है, तो सबसे पहले आपने उसको पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करने के बाद आउटलाइन बनानी है। और आउटलाइन कहाँ बनानी है, आपने अपनी आंसर शीट में आना है और उसकी बैक साइड पे रफ वर्क लिख के वहाँ पे आपने आउटलाइंस दे देनी है कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। तो उस ओरिजिनल पैसेज में जैसे जैसे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे, उन्हें उसी सीक्वेंस में लिखते जाएं जिस सीक्वेंस में आपको वो ओरिजिनल टेक्स्ट में, पैसेज में वो मिले हैं। और कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओरिजिनल टेक्स्ट में, वही तरतीब आपकी जब रफ वर्क में आप आउटलाइन बना रहे हों तो आपने उधर भी उसी सीक्वेंस को मेंटेन करना है। कोशिश ये करनी है, प्रेफरेंस इसी को देनी। ओमिशन मतलब आप कौन सी चीज़ को निकाल सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ओमिट ऑल द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और द लॉन्ग फ्रेजेस विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड। तो आपने क्या करना है, तमाम गैर ज़रूरी जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने ओमिट कर देना है अपने, जब आप आउटलाइन बना रहे होंगे, जब आप उसका ड्राफ्ट बना रहे होंगे, तो और लॉन्ग फ्रेजेस, लंबी लंबी अगर टर्म्स यूज़ की गई हैं, उसको भी आपने क्या करना है, आपने उसको स्किप कर देना है। और कोई वर्ड जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं, रिपीट हुए हैं, उनको भी आपने स्किप कर देना है। ऑल द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन ऑल्सो बी ओमिटेड टू मेक अ गुड प्रेसी। तो इट इज़ अ रूल ऑफ थंब के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं आप कोशिश कीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है वेरी ब्यूटीफुल, तो आप इसको रिप्लेस करके एक सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हैं, मतलब प्रिटी या गॉर्जस, हैंडसम, इस तरह। तो एडवर्ब्स को भी इस तरह आपने स्किप करना है जहाँ तक पॉसिबल है। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप फिर भी उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब आप प्रेसी करते हैं तो आपने ओरिजिनल टेक्स्ट में से जो मैक्सिमम है ना, वो 3 वर्ड्स कॉपी करने हैं, वहाँ से आप 3 वर्ड्स बोरो कर सकते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट में से आपने कोई भी सेंटेंस एज इट इज़ नहीं उठाना जब आप आउटलाइन बना रहे होंगे, आपने अपने ओन वर्ड्स में, अपने खुद की जो राइटिंग स्टाइल है उसमें आपने ये काम करना है। जो आप
आउटलाइन बना रहे हैं, आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो इन बातों का आपने बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि अगर आप एक सेंटेंस को भी आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर वो एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसे फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जो पोर्शन है, कौन कौन सी बात है वो आपने एज इट इज़ आपने ओरिजिनल टेक्स्ट से उठाई है। ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। आपने कीवर्ड्स जो है ना, उनको आप कीवर्ड्स जो कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके बारे में वो पूरा पैसेज लिखा गया, आप उसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वर्ड है एनवी, ठीक है, तो एनवी के बारे में, और एनवी आपको पता है एनवी का मतलब होता है रश करना। तो आप ये नहीं कहेंगे कि एनवी की जगह आप जेलसी का वर्ड लगा देंगे। ठीक है। जेलसी का मतलब तो हसद करना है। जो रश करना है वो पॉजिटिव वर्ड है, जबकि जो जेलसी है, जिसे कहते हैं हसद करना, तो वो नेगेटिव कोनोटेशन रखता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अगर मेरा दोस्त है, उसके पास बहुत प्यारी घड़ी है, ठीक है, तो मैं देखकर कहूँ कि वाह कितनी ज़बरदस्त घड़ी है, तो मैं भी पैसे जोड़कर मैं भी ऐसी घड़ी ज़रूर लूँगा। ठीक है। तो ये रश्क है कि आप भी उसको देखकर आपके अंदर भी एक विश पैदा हुई है, ख्वाहिश पैदा हुई है कि ये चीज़ आपके पास भी होनी चाहिए या आप ऐसे होने चाहिए। ठीक है। इसको तो रश्क कहते हैं, और ये पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बात नहीं, क्योंकि इसमें आपकी बैड इंटेंशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो वर्ड जेलसी है, जेलसी नेगेटिव एक मीनिंग रखता है। जेलसी का मतलब है आपने घड़ी देखी अपने दोस्त की, और आपने ये फ़ौरन ज़हन में ख्याल आया, ओए इतनी प्यारी घड़ी इसके पास, ये इसके पास क्यों है, ये अल्लाह करे इसकी घड़ी गुम हो जाए। तो ये हसद है, यानी आप बुरा चाहते हैं किसी का। ठीक है। आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मतलब यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ से महरूम हैं, और आप अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहते हैं कि ये दूसरे के पास भी ना हो। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो कीवर्ड्स हैं उनको बड़ा बड़ा ही केयरफुली आपने उनके सिनोनिम्स लगाने हैं। अगर कीवर्ड का सिनोनिम नहीं है तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा केयरफुली। जैसे मैंने बताया, अगर पैराग्राफ यानी कि एनवी के बारे में कि हसद जो है उससे हमें परहेज़ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़ात में खुश रहें, जो हमारे पास है उस पर ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना, इस एनवी जो कि एक टॉपिक वर्ड है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, सारा पैसेज उसके बारे में, तो आप उसकी जगह जहाँ जहाँ एनवी का वर्ड राइटर ने यूज़ किया, और आप भी जब अपने ओन वर्ड्स में उसकी प्रेसी बनाएंगे, और आप उसकी जगह जेलसी का वर्ड यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना। इसलिए आपने बहुत केयरफुली देखना है कि कौन से वर्ड्स आप उठा सकते हैं, कौन से वर्ड्स आप नहीं उठा सकते, और उनकी जगह आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, डोंट ओमिट, नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहता है कि कौन सी बातें जो कि आपको ओमिट नहीं करनी है। वाइल मेकिंग ए प्रेसी द राइटर शुड नेवर ओमिट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज़ विच आर इसेंशियल टू बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है। वो कहते हैं जब भी आप प्रेसी बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो बातें हैं जो राइटर ने की हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर आप उस टेक्स्ट को समझ ही नहीं सकते, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, ओमिट नहीं कर सकते। यानी आपने इम्पोर्टेंट बातों को ज़रूर मतलब लिखना है, लेकिन अपने ओन वर्ड्स में एज इट इज़ नहीं लिखना, और उनको ओमिट भी नहीं करना। ओमिट करना क्या है, ओमिट आप कर सकते हैं, अभी वो नीचे इसी टॉपिक में आपको नज़र आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। और प्रेसी का साइज़ क्या होना चाहिए। कीप द फैक्ट इन योर माइंड दैट द लेंथ ऑफ द प्रेसी शुड बी द 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो जो उसकी लेंथ है प्रेसी राइटिंग की, जो समरी है, तलखीस है, वो आपने ओरिजिनल जो पैराग्राफ पैसेज मिला है उसका आपने 1/3 करना है, यानी तीसरा हिस्सा करना है। मतलब फॉर एग्जांपल 300 लफ्ज़ का वो पैराग्राफ है, पैसेज है, तो आपने उसको शॉर्ट करके, उसको समराइज़ करके
आपने क्लियरली ब्रीफली आपने उसे 100 वर्ड्स तक लेके आना है। लाजमी नहीं कि 100 के 100 ही हों, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, जो राइटर जो एग्जामिनर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने कोशिश करनी है कि एट लीस्ट आपके 100 वर्ड्स तक हों। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 100 से अगर मतलब 110 हो गए, 120 हो गए, तो आप उससे कम नहीं कर पा रहे तो इट डजेंट मैटर, इट्स ओके। लेकिन उस 120 या 100 जो वर्ड्स हैं उसमें बिल्कुल आप ब्रीफली कोशिश कर रहे हैं कि जो मैसेज है वो सारे का सारा इसमें रिफ्लेक्ट हो। तो इसलिए हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है कि आपने एग्जैक्टली 100 वर्ड्स तक ही करना है। अगर हो जाए तो ये तो बहुत आइडियल है, लेकिन लकीर का फ़कीर भी नहीं बनना कि 100 ही हों। और अगर फॉर एग्जांपल वो 90 वर्ड्स हो जाते हैं, मतलब लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि 1/3 है, तो फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन इतने कम भी नहीं होने चाहिए। 100 का है और आप 50 वर्ड्स में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है आपने 50% में किया है, 50% तक ले आए 100 का भी, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो स्किप कर दिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या टर्म्स वो आपने स्किप कर दी। तो इसलिए कोशिश करना है कि 1/3, और उसको जो ओरिजिनल पैसेज है आपने वर्ड फॉर वर्ड काउंट करना है। आपने जो पेपर में आपको जो पैसेज आएगा, आपने उसके पढ़ने के बाद आपने उसके काउंट भी करना है कि वर्ड्स कितने हैं। उसका काउंट करने का तरीका आपको पता है कि आप फर्स्ट जो लाइन है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, आपने उसके सारे वर्ड्स को काउंट कर लेना है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ़ लाइंस, जितनी भी लाइन है वो 10 हैं, ठीक है, वो जितनी भी हैं, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स आ जाएंगे उस पैसेज के। उसके बाद आपने डिवाइड करना है 1/3, और वो जितने भी होंगे आपने कोशिश करनी है कि वहाँ तक आपकी जो समरी है वो आप बना लें। और हाँ ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच आगे है। इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रेसी शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपने डायरेक्ट स्पीच नहीं यूज़ करनी, आपने थर्ड पर्सन में कोशिश करनी है, बात करनी है, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो होती है आई एंड यू डायलॉग की फॉर्म में। तो आपने अगर राइटर ने आई का वर्ड यूज़ किया है या यू का वर्ड यूज़ किया है, तो आपने आई और यू का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने ही और शी का वर्ड यूज़ करना है, या इट का या डैट का वर्ड यूज़ करना है। इफ़ देयर इज़ अ डायरेक्ट स्पीच इन द पैसेज इट शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी किए, तो डायरेक्ट स्पीच अगर होती है कोई कोई डायरेक्ट स्पीच कहते हैं किसको है, जो किसी की हू बहू बात होती है, जो कि कोटेशन मार्क्स में होती है, ठीक है, तो आपने उसको एज इट इज़, आपने उसको प्रिसाइज नहीं करना, उसको शॉर्ट नहीं करना, समराइज नहीं करना, आपने उसका चेंज कर देना, आपने उसको थर्ड पर्सन में करना, थर्ड मतलब ही और शी वगैरह में। टेंस एंड पर्सन, इट शुड बी रिटन इन द टेंस इन विच ओरिजिनल पैसेज इज रिटन वेदर इट इज़ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा, जिस टेंस में वो ओरिजिनल पैसेज लिखा गया है आपने भी उसी टेंस को अपनी समरी में यूज़ करना है, प्रेसी में यूज़ करना है। अगर वो पैसेज पास्ट में है तो आपने पास्ट में लिखना है, अगर वो प्रेजेंट में है तो आपने भी उसकी समरी प्रेजेंट में, आपने जितने भी वर्ब्स टेंसेस यूज़ करने तो वो प्रेजेंट टेंसेस को यूज़ करेंगे। इसी तरह मतलब फ्यूचर के बारे में अगर कोई पैसेज है, ठीक है, तो आपने जो समरी बनानी है वो भी फ्यूचर के बारे में ही बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर है पाकिस्तान विल बी द नेक्स्ट एशियन टाइगर इन फ्यू डेकेड्स, कि पाकिस्तान चंद अशरों में एशिया की सुपर पावर बन जाएगा, एंड द सी पैक विल बी द कोर इकोनॉमिक फीचर ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो ये अगर फ्यूचर में बात हो रही है, सेंटेंसेस लिखे हैं राइटर ने, आपने फ्यूचर में लिखना है लेकिन उसको समराइज़ करना है, बात ये है। एंड इन द थर्ड पर्सन, और जैसे मैंने अभी पहले बताया आपने थर्ड पर्सन में वो करना है। इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई आफाकी सच्चाई आ जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है जो कि हर जगह वो बिल्कुल मुसलमा है, वो सच्ची है, तो क्या करना है, द प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज्ड। जैसे मैं कहूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है, तो आपने इसको ये नहीं कहना ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, नो, ये यूनिवर्सल फैक्ट है,
ये सच्ची बात है, हर जगह एप्लीकेबल है, तो आपने इसका टेंस भी प्रेजेंट में ही रखना है इस किस्म की बातों का। ओन वर्ड्स, अ प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स, प्रेसी आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए। एंड द राइटर शुड एब्सटेन फ्रॉम बोरिंग वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो आप राइटर हैं, आप अपनी प्रेसी के ऑथर हैं, आप बेसिकली क्रिएटर हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, आप एक कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो आपने बाज रहना है, आपने इग्नोर करना है जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट में जो वर्ड्स हैं उनको बोरो करने से, आपने वहाँ से उठाने नहीं है। ये बहुत बड़ा क्राइम है, मैंने पहले भी बताया। तो इसलिए आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सिनोनिम्स होने चाहिए तो जिनको आप रिप्लेस कर सकें, लेकिन बहुत वाइजली। जैसे मैंने एनवी और जेलसी का बताया कि वो बेसिकली दे आर नॉट सिनोनिम्स फॉर ईच अदर। तो हसद और क्या कहते हैं, हसद और रश करना ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस तरह से इन बातों का आपने ख्याल रखना है। प्रेसी ऑफ अ डायलॉग, तो ऐसा होता कम है वैसे, डायलॉग आपको पता है जिसमें एक से ज़्यादा जो करेक्टर्स हैं वो आपस में बात करते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से मुखातिब होते हैं। तो उसको आपने प्रिसाइज कैसे करना है। द प्रेसी ऑफ अ डायलॉग और कन्वर्सेशन शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नरेशन। नरेशन का मतलब कहानी की शक्ल में, जैसे कहानी सुनाते हैं। वंस ही वॉज गोइंग वंस देर वॉज अ क्रो, इट वॉज वेरी थर्स्टी, इट वॉज गोइंग हेयर एंड देयर टू फाइंड वाटर। तो इस तरह से आपने कहानी की शक्ल में, आपने अगर कोई डायलॉग वाली कोई टेक्स्ट आ गई है, कोई पैसेज आ गया, तो आपने उसको नरेट करना है नरेशन की फॉर्म में, आपने डायलॉग्स नहीं लिखने। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपने इम्पार्शल होकर, न्यूट्रल होकर, जो उसका एक्चुअल जो राइटर ने जो बात कही है ना, जो मैसेज दिया है, आपने उसको गैर जानिबदार होके, अनबायस्ड होकर उसको एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। अ प्रेसी राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ही शुड नॉट ऐड हिज पर्सनल आइडियाज़ इन अ प्रेसी या टू अ प्रेसी। आपने अपने खुद के जो ओपिनियंस हैं वो नहीं लिखनी। जो राइटर ने जो भी बात कही है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, आपने उसी को ही शॉर्ट करना है, उसको प्रिसाइज करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल पैसेज लिखा गया है कि लड़कियों मतलब फ़ीमेल्स के बारे में कि फ़ीमेल्स को जॉब्स नहीं करनी चाहिए, उन्हें घर में रहना चाहिए, उन्हें अपने हस्बैंड्स की तमाम बातें माननी चाहिए और आगे से कभी बोलना भी नहीं चाहिए। तो आपको पता है मतलब आप लड़कियां फॉर एग्जांपल हैं, तो आप देखेंगे ये तो बात कितनी गलत है, ये राइटर ने बहुत गलत बात कही है। लड़कियों को क्यों काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को काम करना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो उन्हें काम करना चाहिए। हाँ, ये आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि राइटर ने कहा है तो राइटर ने जो भी लिखा है आपने उसको समराइज़ करना है। आप अपने पास से कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कोई ऐड नहीं करनी अपनी बात। जो राइटर ने लिखा है उसी को बस आपने समराइज़ करना है, अपने पर्सनल व्यूज़ तो देने ही नहीं। अगर आपने ऐसा काम किया तो समझ लीजिए कि आपकी जो प्रेसी है वो बिल्कुल ही आपको कोई नंबर नहीं देने वाली। पुट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज़ इन अ लॉजिकल ऑर्डर, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो आइडियाज़ है, ख्यालात है राइटर ने पेश किए, आप उन्हें लॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक बामानी, लॉजिकल मतलब रीजनेबल सेंसिबल ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में राइटर ने लिखा है आप भी उसको उसी तरह शॉर्ट करने की कोशिश करें। वन पैराग्राफ, देयर शुड बी 2 और मोर पैराग्राफ्स इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। अगर आप बीए और बीएससी में देखें, समटाइम यूनिवर्सिटी के पेपर्स में ऐसा भी होता है कि वो एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स पे होता है। समटाइम ऐसा भी होता है एक बड़ा पैराग्राफ होता है 500 वर्ड्स का। तो आपने क्या करना है, वाइल मेकिंग द प्रेसी ट्राई टू राइट ऑल द आइडियाज़ इन वन पैराग्राफ। आपने जो प्रेसी बनानी है, आपने जो समरी बनानी, तलखीस करनी, आपने उसे एक पैरे तक लेके आना है, एक पैरे के फॉर्म में होना है। और जो वो पैरा होना है ना, वो आपने जब भी शुरू करना है ना, आपने जैसे ये लिखा हुआ है देयर देयर कुड, ठीक है, देयर कुड बी 2 और मोर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ जब भी शुरू करते हैं ना, चाहे वो आप प्रेसी का पैरा जो बना रहे हैं प्रेसी की शक्ल में, या आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे में भी पता है आपको इतने सारे पैराग्राफ्स होते हैं। तो जो ये दो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये दो उंगलियों का एक डिस्टेंस है, आपने ये स्पेस छोड़ देनी, आपने ये देर का वर्ड यहाँ से लिखना है जहाँ पर बी लिखा हुआ है। यानी अपना आपने हर पैराग्राफ 2 उंगलियों का फासला छोड़कर आपने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा
इंडेंटेशन भी कहते हैं इसको। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 2 उंगलियों का या एक तरह से 2 इंच का फासला आपने छोड़ के, जहाँ से ये वर्ड फॉर एग्जांपल बी है, यहाँ से आपने अपना फर्स्ट जो वर्ड है वो लिखना है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा इस तरह। रफ ड्राफ्ट, आपने जो आउटलाइन बनाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, अपने ओन वर्ड्स में लिखे, तो आपने क्या करना है फिर रफ ड्राफ्ट का मतलब आपने उसका एक रफ सा मसूदा बनाना है। और ये सारा काम आप कहाँ पे कर रहे हैं, आप रफ वर्क में कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये सबसे एंड पे ये काम करना है आपने, और ये एक क्रिएटिव काम है, आपने एक तरह से सॉल्व करना है, क्वेश्चन है उसको आपने बिल्कुल जिस तरह से लॉजिकली हम उसको सॉल्व करते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। आफ्टर omitting all the unnecessary ideas the writer should prepare a rough draft to finalize it। फिर भी आपको लगे कि ये इसमें unnecessary words हैं, ideas हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स होती हैं या कोई और बातें जो कि रिपीट हो रही हैं बार बार, तो आपने उनको स्किप कर देना, ओमिट कर देना और रफ ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने की मतलब तरफ लेकर जाना है। आप वहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रफ वर्क में कर रहे हैं और एंड पे कर रहे हैं, और समझ लीजिए आपने आपने आधा पौना घंटा इस क्वेश्चन को देना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बाकी क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, वो आपको आते हैं, वो टाइम नहीं लगता इतना। ऐसे राइटिंग में भी फ़र्ज़ कर लें आधा घंटा लग गया, रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको 15 से 20 मिनट लग गए, अगर और करेक्शन वाला है वो भी अगर आप आते हैं तो 10 मिनट में वो भी हो जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स बाकी कर लेते हैं, लेकिन ये जो टाइम, इसके लिए आपने एक टाइम एलोकेट करना है, मतलब 30-40 मिनट्स, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन एंड पे करना है आपने इसे। और फाइनल ड्राफ्ट, जब आपको यकीन हो जाए कि आपने बिल्कुल ठीक से उसकी समरी बना ली है, ठीक है, और आपने रफ ड्राफ्ट को हैविंग रेड द रफ ड्राफ्ट एंड पॉइंटेड आउट सम मिस्टेक्स विच मे बी फाउंड इन द रफ ड्राफ्ट, द राइटर कैन प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट। जब आपको यकीन हो जाए कि आपने सब गलतियाँ निकाल दी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से उसे लिख दिया है नीट, और आपने फिर क्या करना है, अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाना है, उधर क्या कहते हैं जहाँ पे आप प्रेसी बना रहे हैं, जहाँ पर प्रेसी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने फिर नए पेज से आपने हेडिंग देनी है, प्रेसी राइटिंग का जो भी क्वेश्चन है आपने, और ये सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ, प्रेसी के साथ कंप्रीहेंशन भी होती है, उस पैसेज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं एंड पे। तो आपने क्या करना है, सेकंड लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट में से हैं उनके आंसर करने हैं, और वो जो आंसर्स हैं वो आपने अपने ओन वर्ड्स में करने हैं। और बीए में वो देर आर 5 क्वेश्चन, 10 नंबर के वो क्वेश्चंस आते हैं कंप्रीहेंशन के, तो वो आपने सेकंड लास्ट पे करना है। इसी तरह बीएससी में वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 आते हैं, और वो भी आपने सेकंड लास्ट पे ही करना है। और जब क्वेश्चंस कर लें उसके बाद आपने वो जो प्रेसी है वो लास्ट में करनी है। तो क्योंकि प्रेसी राइटिंग में कंप्रीहेंशन भी आती है, तो इट मीन्स इट हैज़ 2 पार्ट्स। तो बीए में ये 25 नंबर का क्वेश्चन है और बीएससी में ये 15 नंबर का है। और बीएससी में ये 9 नंबर की प्रेसी है, और बाकी जो 6 नंबर है उसके 3 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मैंने बताया शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करने हैं प्रेसी से, और प्रेसी उसके बाद में करनी है, और ये दोनों काम जो है वो सबसे एंड पे करना है। और एंड से पहले जो क्वेश्चंस हैं वो पहले आपने करने हैं, और प्रेसी वाला उसके बाद में करना है। जब आप समरी बना लेंगे ना, तब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ के उसको कह लें कि आंसर आपने देना है। ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, कुछ टीचर्स शॉर्टकट बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आपने क्या करना है, आपने पैसेज को पढ़ने के बाद जो एंड पे क्वेश्चंस है ना उनको पढ़ लेना है, और उन क्वेश्चंस के जब आपको आंसर मिलेंगे ना, उसी आंसर्स को जोड़ के आपने एक समरी बना देनी है, और वही आपकी प्रेसी है। नो, ऐसी बात नहीं है। वो तो हो सकता है वो जो क्वेश्चंस हों वो अनइम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हों, वो अननेसेसरी बातें हों, ठीक है। तो इसलिए आपने ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी। आपने उस पूरे पैसेज को पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, उसके जो जिस्ट है, उसका जो निचोड़ है, एसेंस है, उसको आपने समझने की कोशिश करनी। और जो बड़े प्रो राइटर्स होते हैं ना, तो वो ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक दफ़ा पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, रख देते हैं और बैठ जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद
उनके जहन में जो भी आइडिया होता है उस पैसेज के बारे में जो उन्होंने पढ़ा है, उसको अपने ओन वर्ड्स में समराइज़ करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत एक्सपर्ट और एडवांस लेवल की टेक्निक है। मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आपने इस क्वेश्चन को एंड पे करना है। क्या हुआ कि मैं एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने जो कि ग्रामर और कंपोजिशन का पेपर था, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन प्रेसी का था और वो 50 मार्क्स की प्रेसी थी। और मैंने क्या किया, मैंने उसको सबसे पहले करना शुरू कर दिया और मैं देख रहा हूँ, मैं उसको पहले पढ़ रहा हूँ, पहले एक दफ़ा पढ़ा फिर दूसरी बार, और एक प्रेशर में पढ़ रहा हूँ क्योंकि जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं उस वक्त आप पे बहुत प्रेशर होता है कि भाई आपने सारा पेपर सॉल्व करना है। और मैंने उसको करने की कोशिश की, सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश की, और ऐसा करने में ना क्या हो रहा है, मेरा आधा घंटा ज़ाया हो गया, मेरा वेस्ट हो गया, और अभी तक मैंने उसका कोई रफ़ ड्राफ्ट भी नहीं बनाया इतना अच्छा सा। तो फिर मैंने कहा अगर मैं इस पर रहूँगा तो मेरा बाकी पेपर रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको छोड़ दिया, मैं कहा देखी जाएगी। मैं फिर जल्दी जल्दी से बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो करने लग पड़ा। और फिर जब मेरे पास 20-25 मिनट बच गए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने पहले ब्लंडर कर दिया, पहली गलती कर दी कि मैंने प्रेसी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना चाहा, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो इसको सबसे एंड पे करना है। और जब मैं सबसे एंड पर उसे करने लगा तो फिर मैंने रिकॉल किया, मैंने याद किया कि ओरिजिनल पैसेज क्या था, और फिर मैंने एक बार पढ़ा भी। और जैसे ही मैंने पढ़ा और रिकॉल किया, मुझे उसकी जो समरी है, उसकी जो रूह है, वो मेरे जहन में उतर चुकी थी। और फिर मैंने उसे अपने अल्फाज में लिख दिया। ये मैं अपने लेटेस्ट आपको पेपर के बारे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि 2020 में अक्टूबर में हुआ था, मुझे याद है। अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन वो इसी तरह से मेरे साथ हुआ और मुझे बहुत एक अच्छा लगा कि आपने ये एडवांस लेवल की बात है कि एक बार आपने पढ़ लिया और फिर उसको रख दें। फिर थोड़ी देर के बाद आपको जो लगे कि आपके दिल से जो आवाज़ है कि राइटर ने ये बात कही है, उसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दें, और वो बेहतरीन एक तरह की प्रेसी होती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, आपके पास रीडिंग होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और वो जो पैराग्राफ जो मुझे मिला था पेपर में, वो एवोल्यूशन के बारे में था, डार्विन की थ्योरी के बारे में था, और वो है भी मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो इस तरह से मैंने उसको अच्छे से मतलब समराइज़ कर दिया रिकॉल करके। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सूटेबल टाइटल, तो टाइटल, गिव अ सूटेबल टाइटल टू योर प्रेसी इंडिकेटिंग ब्रीफली द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। इट शुड बी एज कंसाइज एंड पिथी। पिथी का मतलब जामे, शॉर्ट बट जामे। वो छोटा हो लेकिन बहुत उसके अंदर डिटेल हो, उसके अंदर मानी हो। जैसे कि प्रोवर्ब्स होती हैं, जैसे यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ एक जो स्टोरी है, एक प्रोवर्ब भी है। तो वो एक छोटे सा एक कोटेशन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत गहरी बातें हैं, बड़ी डिटेल में आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो कंसाइज होना चाहिए, पिथी होना चाहिए, और ये एक आर्ट है, पिथी लिखना आसान काम नहीं है। थिंग्स नॉट टू बी यूज्ड वाइल राइटिंग अ प्रेसी, इन बातों का आपने ख्याल रखना है, ये नहीं लिखनी। एग्जाम्पल्स जो भी आए पैसेज में वो आपने स्किप कर देनी। अगर राइटर ने कोई कहानी सुना दी किसी की, तो आपने इसको भी स्किप कर देना। प्रोवर्ब्स, अगर कोई कोटेशंस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, या रेपिटेशन ऑफ सिमिलर सेंटेंसेस और आइडियाज़ हैं, तो आपने उनको भी स्किप कर देना है। लॉन्ग फ्रेजेस, उनको भी स्किप कर देना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैविंग लॉन्ग क्लॉजेज, और अगर लंबे लंबे और वो कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंसेस हैं, आपने उनको सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी। और जैसे पहले बताया था, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में लिखना है। तो ये बेसिकली प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स हैं। और जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने प्रेसी बनाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह अभी मैं लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ, तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे प्रेसी करके दिखाऊंगा किस तरह से हम एक ओरिजिनल टेक्स्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या करें, एक आप ये भी कर सकते हैं, एक बड़ा सा सेंटेंस ले उसको शॉर्ट करें। जैसे मैं कहूँ कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन वर्ल्ड वॉर वन एंड इन वर्ल्ड वॉर टू, मतलब लाखों लोग वर्ल्ड वॉर वन में और वर्ल्ड वॉर टू में मर गए। अब आपने सेंटेंस सुन लिया, आपने इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ और आपने मुझे इसका रिप्लाई करना है।
और बाकी बात इंशाल्लाह ताला फिर करेंगे। मुझे मेरे पास पे भी टाइम कम है, ठीक है, कॉलेज जाना है, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट इससे हम रिज्यूम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।